नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आज फिर हमारे ETC एजुकेशनल ग्रुप में। मित्रों, मेरा पिछला लेक्चर्स जो था अब तक इंडियन पॉलिटी पर बेस था और अभी जब तक इंडियन पॉलिटी खत्म नहीं होगी अभी हम इंडियन पॉलिटी पर ही चलते रहेंगे। अब तक 10 लेक्चर हमारे इंडियन पॉलिटी के अपलोड हो चुके हैं और इन लेक्चर्स में संविधान का बेसिक, संविधान क्या है, इसकी विशेषताएँ, संविधान के अंतर्गत क्या बातें होती हैं, संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन, देशी रियासतों का विलय कैसे हुआ, राज्यों का गठन कैसे हुआ और उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, इन सभी बातों पर अब तक के लेक्चर्स में हमने आपको बताया है। और आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक हमारा होगा ये होगा शासन प्रणाली और शासन व्यवस्था पर। शासन प्रणाली और शासन व्यवस्था क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं और भारत में कैसी शासन प्रणाली है और किस प्रकार की शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग भारत की व्यवस्था का संचालन होता है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले शासन प्रणाली, गवर्नेंस सिस्टम, और एक होती है शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। दोस्तों, शासन प्रणाली को हम पहले समझते हैं। देखिए, किसी भी देश में दो बातें होती हैं मूल रूप से। अगर देश को संचालित करना है, उस देश को चलाना है, तो पहला, उस देश का मालिक कौन है, मतलब मुखिया कौन है, हेड ऑफ द कंट्री कौन है, और उस देश को चलाने के लिए जो एक शासन प्रणाली होती है, जो सिस्टम होता है जिसको हम सरकार कहते हैं, तो उस देश की सरकार का मुखिया कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है। क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट या तो प्रेसिडेंट होता है या तो प्राइम मिनिस्टर होता है और इन्हीं के आधार पर ये बेस्ड होता है कि वहाँ का सिस्टम कैसा है। अर्थात हम बहुत ही आसान भाषा में पहले आपको बता दें कि किसी भी देश में एक होता है सरकार का मुखिया और एक कहलाता है उस देश राज्य का मुखिया। मुखिया मतलब हेड। तो किसी भी देश में ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं और दोनों ही व्यवस्थाएं एक व्यक्ति के हाथों में भी हो सकती है। तो शासन प्रणाली पहले मैं बताऊं कि शासन प्रणाली का मतलब है कि उस देश का या उस सरकार का, उस देश की सरकार का मुखिया कौन है, उस देश की बागडोर किसके हाथ में है, उस देश की जो सरकार है, सरकार की बागडोर किसके हाथ में है। मतलब उस देश की जो गवर्नेंस सिस्टम है वहाँ पर उस देश को चलाने वाला जो बॉस है वो कौन होगा, हेड कौन होगा, वहाँ की व्यवस्था चलाने वाला, वहाँ की जो व्यवस्था जो है उस व्यवस्था को चलाने वाला कौन होगा। देखिए, व्यवस्था और व्यवस्था को चलाने वाला, तो जो व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था है, व्यवस्था शासन व्यवस्था के अंतर्गत आएगी। तो जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उस व्यवस्था को चलाने वाला कौन है, उसकी शक्तियाँ किसके हाथों में है, ये पता चलता है उस देश की शासन प्रणाली से। जैसे भारत की बात कर लीजिए, भारत में जो भी व्यवस्था है एक्चुअल में है तो संघात्मक व्यवस्था। तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है, इस संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत इस पूरे देश को संचालित करने के लिए, चलाने की जो मेन पावर है किसके पास है। तो यहाँ पर सरकार का मुखिया, अगर मान लें हम प्राइम मिनिस्टर, और देश का मुखिया प्रेसिडेंट, भारत में ऐसा ही है। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। तो अब देखिए, ये जो विशाल भारत है, इस भारत की जो भी व्यवस्थाएं हैं, इस भारत में जो भी संविधान है, इस संविधान के अनुसार इस देश को चलाने वाली जो मेन पावर है वो किसके हाथों में है,
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथों में है। तो यहाँ पर व्यवस्था को चलाएगा कौन, इस बात का पता चलता है उस देश की शासन प्रणाली से। अर्थात शासन प्रणाली हमें बताती है कि उस देश की व्यवस्था किसके हाथों में है, उस देश की शक्तियों का संचालन कौन करेगा, सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये बातें पता चलती है शासन प्रणाली से। तो शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। एक शासन प्रणाली जिसे कहते हैं हम, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक जिसे हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरा है अध्यक्षात्मक प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो भारत की जो सिस्टम, भारत का जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल नहीं है। भारत का सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश में अपनाई गई है, और ये प्रणाली हमने ब्रिटेन से अपनाई है। तो हम वे प्रमुख रूप से संसदीय शासन प्रणाली को समझेंगे, और संसदीय शासन प्रणाली का ही जस्ट अपोजिट व्यवस्था होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली में। तो संसदीय अगर आपने बेहतर तरीके से समझ ली तो अध्यक्षात्मक अपने आप समझ में आ जाएगी। संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, ये व्यवस्था सबसे पहले कहाँ आई है, तो ये बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन, ये व्यवस्था ब्रिटेन में आई है। ये व्यवस्था कहती है, संसदीय शासन प्रणाली कहती है कि यहाँ पर सरकार का मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और जो देश का मुखिया होता है, जो वहाँ का जो उस कंट्री का जो हेड होता है, या तो राष्ट्रपति होता है या तो वहाँ राजतंत्र चलता है, तो वो वहाँ का बॉस राजा होता है। जैसे ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं है, ब्रिटेन में कौन है? ब्रिटेन में राजा है, वहाँ पर राजतंत्र है। तो वहाँ पर उस देश का जो मुखिया है, वहाँ वंशानुगत व्यवस्था होती है। संसदीय शासन प्रणाली में आप ये भी कह सकते हैं, वहाँ पर जनरली अगर राजा होगा तो राजा कैसा होता है? वंशानुगत होता है। तो जहाँ पर देश का मुखिया या तो राष्ट्रपति या राजा हो, और सरकार का मुखिया कौन हो? प्रधानमंत्री हो। साथ ही ये भी कहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्तियाँ, वास्तविक रियल पावर या मेन पावर जो है, ये प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, अर्थात सरकार के हाथों में होती है। उस देश को कैसे चलाना है, उस देश की व्यवस्था का संचालन कैसे करना है, ये इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री व सरकार के नेतृत्व में होता है। और जो देश का मुखिया राष्ट्रपति या राजा होता है, इसको हम कहते हैं नाममात्र या औपचारिक शासक। औपचारिक शासक, फॉर्मल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। मतलब फॉर्मल पावर का मतलब ये होता है कि उस देश में जो भी काम किए जाएंगे वो काम राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होंगे, लेकिन उस काम को करने का जो पावर होगा, उस काम को क्रिएट करने का जो पावर होगा, वो शक्तियाँ होंगी किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। तो नाम इसका और काम कौन करेगा? ये प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिमंडल अर्थात सरकार करेगी। तो जहाँ पर दोनों ही बातें अलग अलग हों और वास्तविक रियल पावर प्रधानमंत्री के पास और नाममात्र की या औपचारिक शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास हों, इस प्रकार की प्रणाली को हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। और इसका जो जनक है ब्रिटेन है, भारत में भी यह सिस्टम फॉलो होता है। अब अगर वही बात करें हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, अध्यक्षात्मक प्रणाली की, तो इस व्यवस्था का जनक अमेरिका को माना जाता है। और इस व्यवस्था में सरकार और देश दोनों की बागडोर एक ही के हाथ में होती है, और वो होती है किसके हाथों में? प्रेसिडेंट के हाथों में, राष्ट्रपति के हाथ में। अर्थात जहाँ पर औपचारिक और वास्तविक सभी प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति के केंद्र में होती हैं, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती हैं, वो कहलाती है आपकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था। है ना बिल्कुल उल्टी? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस किसी भी देश की बागडोर किसके हाथों में होगी, किसी भी देश की व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उसका हेड कौन होगा, इन सभी बातों का पता चला है उस देश की शासन प्रणाली से। तो अगर आपको शासन प्रणाली पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ का हेड ऑफ द बॉस कौन है, वहाँ का मेन पावरफुल पर्सन कौन है। तो ये जो पावर किसके हाथों में होगी, ये पता चल रहा है शासन प्रणाली से। अब हम इसको और अंदर आंतरिक रूप से जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे इंडिया का सिस्टम है और इस सिस्टम को हमें बेहतर तरीके से जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक कई बार सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम्स में
थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रूप में भी आते हैं। और अभी हाल ही में जो ग्रेड 1 संविदा वर्ग 1 के जो पेपर हुए थे, यहाँ से भी इस सिस्टम से और इस शासन व्यवस्था से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, चाहे छोटा छोटा वनडे एग्जाम्स हो या बड़े से बड़ा कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम हो, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहले हम आपको शासन प्रणाली और शासन व्यवस्था को एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं। तो शासन प्रणाली आपको समझ में आ गई। अब देखिए शासन व्यवस्था क्या है। शासन व्यवस्था का जो या तात्पर्य है, यहाँ पर इसका जो मतलब है वो शक्तियों से है। इससे है शक्तियों से। इससे किसी भी देश को, किसी भी देशियों का मतलब यहाँ पर आप अधिकारों से भी निकाल सकते हैं। अधिकार मतलब पावर, पावर है तो व्यक्ति कैसे है, शक्तिशाली है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी देश में, किसी भी देश को चलाने वाला, देश को चलाने वाला या तो कौन, या तो पीएम होगा या तो प्रेसिडेंट होगा, है ना। तो किसी भी देश को चलाने वाला, किसी भी देश को चलाने वाला या तो प्राइम मिनिस्टर होगा या तो प्रेसिडेंट होगा। और साथ में उस देश में कैसी व्यवस्था है, उस देश में या तो केवल संघ है या फिर संघ के साथ साथ राज्य भी हैं। अर्थात संघ का मतलब केवल केंद्र है, अर्थात उस देश की व्यवस्था एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है। मतलब जहाँ पर पूरी की पूरी पावर किसके पास हो, केंद्र के पास हो, अर्थात किसी एक के पास में हो, उसको कहते हैं संघीय। और उसको कहते हैं जहाँ पर किसी एक के पास पावर हो, केंद्र के पास, किसके पास, केंद्र के पास। एक व्यवस्था ये हो गई, और एक व्यवस्था हो गई कि जहाँ पर केंद्र भी है और राज्य भी है, दोनों मिल करके काम करते हैं। जैसे भारत में दोनों चीज, दोनों है, केंद्र भी है और राज्य भी है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए जनरली क्या होता है, चलाया कैसे जाता है, संविधान के अनुरूप। तो किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान के द्वारा शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है, किसका, शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है, ये बंटवारा या तो बंटवारा ना हो, और बंटवारा ना हो तो इसका तात्पर्य है कि शक्तियां केवल किसके पास हो, संघ के पास हो, अर्थात केवल केंद्र के पास हो, ये केंद्रीकृत कहलाएगा। और जहां पर शक्तियों का बंटवारा हो जाए, जहां पर शक्तियां संघ अर्थात केंद्र के पास भी हों और राज्य के पास भी हों, तो ये हो जाए क्या, शक्तियां इसके पास भी है, केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। इस सिस्टम को हम कहते हैं विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड। ये व्यवस्था आप इंडिया में पाएंगे। और ये जो संघीय व्यवस्था है, जहां पर केवल केंद्र के पास हो, ऐसी व्यवस्था आप चीन के रूप में देख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हर एक बात में यहाँ पर आपको यूज हो रहा है कौन सा वर्ड, शक्तियां, पावर, अर्थात अधिकार, अर्थात अधिकारों। यहाँ मैं आपको शासन व्यवस्था बता रहा हूँ, अर्थात शासन व्यवस्था से तात्पर्य है कि उस देश को चलाने वाला जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, उसको शक्तियां, वो अपनी, उसको जो शक्तियां संविधान के द्वारा मिली हैं, उन शक्तियों का संचालन किस प्रकार से कर रहा है। मतलब उस देश को चलाने का जो ढंग है, चलाने का जो ढंग है, वो ढंग किस प्रकार का है, वो उस देश को किस प्रकार से चलाएगा, ऑपरेट करेगा, ये पता चलता है उस देश की शासन व्यवस्था से। अर्थात वहां पर शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं या राज्य के पास हैं या दोनों के पास हैं। ये शक्तियों का जो बंटवारा है, शक्तियों का यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उस देश की शासन व्यवस्था से पता चलता है। जैसे भारत में शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है जनरली, एक होती है संघात्मक और एक होती है एकात्मक। तो संघात्मक का मतलब होता है जहां पर संघ और राज्य दोनों मिलकर ही काम करते हैं, शक्तियां बटी होती हैं, ठीक है, शक्तियां हैं और शक्तियां क्या है, बटी हुई हैं। और एकात्मक का मतलब जहां पर शक्तियां किसी एक के पास हो, जैसे मैंने बताया कि जहां पर शक्तियां केवल केंद्र के पास होती हैं, अर्थात केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज्ड, इसे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। और जहां पर शक्तियां दोनों के पास बटी हों, उसको कहते हैं अपन संघात्मक व्यवस्था। इस संघात्मक व्यवस्था का जनक कौन है, अमेरिका। और भारत में भी संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है, वैसे संघात्मक व्यवस्था का विचार भी हमने अमेरिका से ही लिया है।
ठीक है। तो दोस्तों ये रही शासन प्रणाली और शासन व्यवस्था, ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। अब मैं बताऊंगा कि चार चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था, तो इन चारों को हम पर्टिकुलर जानते हैं। चलिए आइए इसको मैं साफ कर रहा हूँ। शासन प्रणालियों में सबसे पहले आते हैं हम संसदीय शासन प्रणाली की तरफ। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कभी बहुत ज़्यादा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली क्या है? ये ब्रिटेन से इस व्यवस्था की शुरुआत हुई है और हमने ब्रिटेन से ही इस व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली जहाँ पर देश का मुखिया कौन? राष्ट्रपति या राजा, और सरकार का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास? प्रधानमंत्री अर्थात सरकार के पास होती हैं, और औपचारिक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। अर्थात सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन इन कार्यों को, इन अधिकारों को, इन शक्तियों का जो मेन नियंत्रक होता है वो कौन होगा? सरकार या प्रधानमंत्री होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या होती हैं, हमने क्यों संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं में सबसे पहले आते हैं, पहली विशेषता है नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र मतलब फॉर्मल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है, यहाँ पर कार्यपालिका दो प्रकार की बताई जा रही है, एक नाम मात्र की औपचारिक और एक वास्तविक, जो बात मैंने अभी आपको परिभाषा के रूप में बताया है। अर्थात इस शासन प्रणाली में ये, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं जान रहे हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर हम भारत के संदर्भ में लेते हैं, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या है? वास्तविक, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एक क्या होती है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मिनिस्टर काउंसिल। और इस प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सरकार और ये प्रेसिडेंट, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर ये कौन है? वास्तविक शासक। प्रेसिडेंट कौन है? नाम मात्र का शासक। ये इसकी विशेषता क्यों है? विशेषता इसलिए है क्योंकि जहां पर ये दोनों ही शासक होते हैं, कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास, कुछ शक्तियां प्रधानमंत्री के पास। अर्थात प्रधानमंत्री के पास शक्तियां तो होती हैं कि कोई भी काम कर सकता है वो, सरकार के पास शक्तियां तो होती हैं कि सरकार का अगर बहुमत है तो सरकार कोई भी कानून अपने तरीके से बनवा सकती है। लेकिन कोई भी कानून अपने तरीके से बनवा तो सकती है, लेकिन वो कानून पारित तब होता है, पास तब होता है जब राष्ट्रपति अंततः उस पर अपनी स्वीकृति दे दे। काम जरूर केवल राष्ट्रपति का स्वीकृति देना है, और बाकी काम कौन करेगी? सरकार। बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ काम कौन करेगा? सरकार। सरकार ही उसे संसद में पेश करवाएगी, संसद में पास होगा, क्योंकि संसद में जितने भी काम होते हैं उसमें बहुमत किसका होता है? लोकसभा में। लोकसभा अर्थात निम्न सदन में सरकार का बहुमत होता है। तो यहाँ पर सारे कामों का जो मेन पावर या मेन नियंत्रक होगा वो सरकार होगी। तो सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में यहाँ पर प्रधानमंत्री जो बैठाए गए हैं, राष्ट्रपति जो बैठाए गए, वो इसीलिए बैठाए गए हैं कि किसी भी प्रकार से सरकार निरंकुश ना हो सके। अर्थात
सरकार अगर कोई भी कमियां सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में, किसी भी काम में अगर कोई कमियां हैं, कोई नुक्स आ रही हैं, तो राष्ट्रपति को भी कुछ शक्तियां दी गई हैं कि वो उस कानून, जो कानून सरकार लेकर आ रही है उसमें कुछ अपनी रोक लगा सकती है। राष्ट्रपति अपनी रोक लगा सकता है कि भाई ये काम सही नहीं है, ये कानून सही नहीं है, इसमें कुछ आप सुधार करिए, संशोधन करिए। तो यहाँ पर ये नाम मात्र और वास्तविक दोनों ही क्या है, बहुत जरूरी है। नाम मात्र भले नाम मात्र का है, लेकिन ये चाहे तो इस कार्यपालिका को कंट्रोल कर सकता है। हाँ, मेन पावर किसके पास है यहाँ पर, बनाना, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारे काम कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेगी, अर्थात सरकार करेगी। ये इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है इस प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। तो व्यवस्थापिका मतलब विधायिका, लेजिस्लेचर, और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। देखिए, अगर आप लोग को ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका वगैरह समझ में ना आ रही हो तो आप हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर देखिएगा, ये सारी बेसिक बातें मैं आपको बता चुका हूँ अपने शुरुआत के लेक्चर में। पहला लेक्चर ही जो था मेरा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका को संविधान के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया था। देखिए, यहाँ पर घनिष्ठ संबंध की बात हो रही है, रिलेशंस, अर्थात इस प्रणाली में व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव दोनों में अच्छा संबंध होता है। संबंध का मतलब क्या है कि दोनों में संबंध कैसे, लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या है, संसद है ना, और ये संसद क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका, विधायिका। भाई लोकसभा में बहुमत किसका होता है, भाई मेंबर सभी के होते हैं, पक्ष और विपक्ष सभी के होते हैं, लेकिन बहुमत किसका होता है, कार्यपालिका का। कार्यपालिका मतलब सरकार, अर्थात मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर बहुमत किसका हुआ, सरकार का। लेकिन बाकी के मेंबर लोकसभा में देखिए, और राज्यसभा में भी किसके मेंबर होते हैं, सरकार के मेंबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष बस के होते हैं या पक्ष विपक्ष के नहीं होते, यहाँ सभी के मेंबर होते हैं। चुनाव जीतने से मतलब है राज्यसभा का चुनाव। तो अब जैसे भारत के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो 545 में से अगर मान लीजिए वर्तमान का जो डेटा है उसमें 300 सीटें किसकी हैं, बीजेपी की हैं, और जो शेष सीटें हैं वो शेष सीटें किसकी हो गई, अदर्स पार्टी, जिसको हम विपक्ष कह सकते हैं, अपोजिशन कह सकते हैं, क्या है ही। और राज्यसभा में भी सभी पार्टियां होती हैं, राज्यसभा में भी बीजेपी के मेंबर होते हैं, कांग्रेस के मेंबर होंगे, और अदर जितनी भी पार्टियां इनके मेंबर होते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो व्यवस्थापिका है इसमें मैक्सिमम मेंबर किसके हैं, लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर किसके हैं, बीजेपी, अर्थात जो वर्तमान में सरकार के रूप में है पार्टी, उसी के मेंबर हैं। तो अब यहाँ पर व्यवस्थापिका का काम होता है कानून को बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को लागू करना, संचालित करना। तो कार्यपालिका मतलब सरकार, और सरकार में प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होते हैं ये सब कहाँ से आते हैं, उड़ के नहीं आते, ये सब कहाँ से आते हैं, व्यवस्थापिका से ही आते हैं। व्यवस्थापिका मतलब जैसे सरकार का बहुमत कहाँ से है, लोकसभा से, अर्थात बीजेपी का बहुमत है लोकसभा में, और बीजेपी के 300 प्लस मेंबर हैं यहाँ पर। तो 300 के जो खास मेंबर होंगे वो किसमें शामिल होंगे, सरकार के मेंबर के रूप में शामिल होंगे। तो ये सरकार के मेंबर जो है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। तो यहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों जगह पर दोनों के मेंबर होते हैं, अर्थात कार्यपालिका के जो मेंबर हैं वो व्यवस्थापिका से ही आते हैं, कार्यपालिका के जो मेंबर है वो कहाँ से आते हैं, व्यवस्थापिका से आते हैं। अर्थात जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के मेंबर कार्यपालिका में तो होंगे ही होंगे, साथ में उसके मेंबर व्यवस्थापिका में भी होंगे। अर्थात सरकार जो काम करना चाहती है उसका सपोर्ट करने के लिए व्यवस्थापिका में भी मेंबर अवेलेबल हैं, है ना। तो अर्थात इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर व्यवस्थापिका जो है व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से दोनों में आपस में संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि कार्यपालिका का जन्म यहीं से हुआ है। ठीक है, तो जब संबंध बने हुए हैं यहाँ पर, तो इसका तात्पर्य ये है कि अगर कार्यपालिका सरकार कोई काम करना चाहती है जो देश हित के लिए अच्छा है, तो उसका सपोर्ट करने के लिए व्यवस्थापिका में भी मेंबर बैठे हुए हैं। ठीक है, सरकार जो कानून बनवाना चाहेगी वो कानून अपने तरीके से व्यवस्थापिका से बनवा सकती है, और व्यवस्थापिका उसका सपोर्ट करेगी।
ठीक है, क्योंकि उसके मेंबर, कार्यपालिका के मेंबर कहाँ पर अवेलेबल है, व्यवस्थापिका में भी अवेलेबल हैं। ये आपका दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है इस प्रणाली में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। तीसरी विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। यहाँ पर जो भी काम होंगे वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सरकार में कौन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, है ना, इसको कहते हैं। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होंगे, ये सभी मंत्री अपने अपने काम को करने के लिए इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये सारे के सारे मंत्रियों का जो बॉस है वो कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जैसा चाहेगा वैसा ही अपने मंत्रियों को कह सकता है काम करने के लिए, और मंत्रियों को प्रधानमंत्री की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार का नेता किसे कहते हैं, सरकार का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है ना। ऐसा नहीं है कि ये प्रधानमंत्री भी सरकार का ही पार्ट है और मंत्रिपरिषद के जो मंत्री ये भी सरकार के ही पार्ट हैं, पार्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पर हेड कौन है, प्रधानमंत्री। अर्थात ये मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं अपने अपने तरीके से निरंकुश ना हो जाए या अपना काम करने के लिए बिल्कुल ही स्वतंत्र ना हो जाए, ठीक है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक बॉस होता है, और ये बॉस कौन है, यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही एक लिस्ट तैयार करता है मंत्रियों किसको कौन सा मंत्री बनाना है, और फिर प्रधानमंत्री की बनाई हुई लिस्ट के अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति उन मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट तैयार करने का, अर्थात बनाने, मंत्रियों को बनाने और बिगाड़ने का काम यहाँ पर जो कर रहा है, किया जा रहा है, वो प्रधानमंत्री के ही हाथों में होता है। प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी किसी मंत्री को हटा करके दूसरे मंत्री को उस पद पर, उस दूसरे व्यक्ति को उस पद पर बैठा सकते हैं। ये होता है कि कोई भी मंत्री जो है गलत काम अगर करता है, प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र मांग सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। फिर अगला है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। विशेषता मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब यहाँ पर मंत्रिमंडल जितने भी मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल को एग्जैक्टली यहाँ पर कहते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये इन सभी का ये सब सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व रखते हैं। सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ये सरकार के पार्ट है ना। तो मंत्रिमंडल में अगर इन मंत्रियों में अगर कोई भी मंत्री कुछ गलत काम करता है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए उसके विरुद्ध, तो यहाँ पर इस व्यवस्था, इस प्रणाली में पूरी की पूरी सरकार भंग हो जाती है। तो यही मतलब है सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब कि एक मंत्री अगर खराब निकला तो पूरी की पूरी सरकार कलंकित हो जाती है। ये इस प्रणाली की खास विशेषता है। अगर एक मछली गंदी तालाब गंदा कर देती है तो बाकी मछलियाँ, बाकी जितना भी पानी होता है वो पानी भी क्या होता है, मतलब गंदा हो जाता है। तो भले ही बाकी के मंत्री अच्छे हैं, सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड है, लेकिन एक मंत्री अगर दागी निकल आया तो यहाँ पर पूरी की पूरी सरकार भंग हो जाती है। इसलिए इसे ताश के पत्तों का महल कह सकते हैं आप, ठीक है, कहा भी जाता है। इसीलिए आपने कभी कभी टीवी में भी देखा होगा कि अगर कोई भी मंत्री जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है या उसने कोई गलत काम किया है, उसके खिलाफ जनता आवाज़ उठा रही है, तो सबसे पहले पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो उस मंत्री से त्यागपत्र मांगते हैं, उसे त्यागपत्र दिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी अगर उस मंत्री के पद पर रहते हुए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, वो जो गलत काम किया है वो प्रूफ हो जाता है पद पे रहते हुए, तो वहाँ पर उस मंत्री के साथ पूरी सरकार भंग हो सकती है। इसीलिए पहले ही उसे त्यागपत्र ले लिया जाता है और वो उसे सरकार से निकाल दिया जाता है, मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद उस पर जो भी आरोप तय होगा वो सब अब उसकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी। ये कहलाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। फिर इसके बाद अगला है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। एक शब्द ये भी यूज होता है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब होता है, व्यक्तिगत का मतलब पर्सनली। यहाँ पर सरकार में जितने भी मंत्री होते हैं सभी मंत्री अपने अपने विभाग के क्या होते हैं, अपने अपने विभाग के
हेड होते हैं, अपने अपने विभाग में क्या काम करना है उस काम करने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं, अपने निर्णय लेने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र होते हैं। उन्हें वो अपने विभाग से संबंधित जिस फील्ड के वो मंत्री हैं उससे संबंधित कोई भी कानून बनाने के लिए वो कानून बनवाने के लिए वो स्वतंत्र है। तो यहाँ पर प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात कोई भी एक मंत्री है जैसे कानून मंत्री है और कानून मंत्री ने देश की व्यवस्था को अच्छे बेहतर तरीके से बनाने के लिए वो कोई कानून लाना चाहते हैं और वो कानून जब वो पेश करेंगे लोकसभा में या किसी भी सदन में और वो कानून पारित हो जाएगा, उस कानून को पारित होने के बाद जब लागू किया जाएगा तो चूंकि वो कानून से वो जो अधिनियम बनाया गया है वो देश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए लाया गया है, तो उस कानून को जो लागू किया जा रहा है उसका जो प्रमुख रूप से जो देखरेख की जाएगी वो वहाँ पर किसके नेतृत्व में लागू की जाएगी, जो कानून मंत्री होगा। मतलब कानून जिस क्षेत्र से संबंधित होता है उसी मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अप्लाई करवाने के लिए। तो यहाँ पर उस मंत्री के द्वारा अगर उस कानून को लागू करवाने में कुछ कमियां रह जाती हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल वो स्वयं होगा। ठीक है, स्वयं का मतलब व्यक्तिगत रूप से उसी को ही जवाब देना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से जवाब देना पड़ेगा। पब्लिक या जो विधायिका के जो मेंबर हैं वो सवाल पूछेंगे और व्यक्तिगत रूप से उसी को सारे जवाब देना पड़ेगा और संतुष्ट करना पड़ेगा। ये कहलाता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। वैसा नहीं है कि खाद्य विभाग से संबंधित कोई काम लाया गया है सरकार के द्वारा और उस काम को कानून मंत्री को दे दिया जाए लागू करने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। खाद्य विभाग का काम है तो खाद्य मंत्रालय के अकॉर्डिंग ही वो चलेगा और उस कानून को अगर लागू करने में कोई समस्या आती है, कुछ कमियां हो जाती है तो पब्लिक जो सवाल पूछेगी तो वो खाद्य मंत्री से ही पूछेगा, प्रधानमंत्री से मतलब नहीं उसको। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कहलाता है। अगला है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता, दोस्तों ये एक विशेषता है इसकी। अनिश्चितता का मतलब होता है कि यहाँ पर कार्यपालिका अर्थात जो सरकार का कार्यकाल होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, ये अनिश्चित होता है। टाइम फिक्स तो होता है 5 वर्ष का, लेकिन यहाँ पर सरकार या कार्यपालिका अगर तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसे किसी भी समय उस सरकार को भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये विशेषता है यहाँ पर कि अगर 5 साल का समय दिया गया और 5 साल के दौरान अगर आप निरंकुश हो रहे हैं या देश को अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं या आप ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे पब्लिक को दिक्कत हो रही है, संविधान को उल्लंघन हो रहा है, तो वो विधायिका उससे सवालों के जवाब पूछेगी कि भैया आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि विधायिका का काम है क्या, विधायिका का काम है सवाल पूछना। तो इस कार्यपालिका अगर विधायिका के सवालों का जवाब तरीके से नहीं दे पाएगी, संतुष्ट जवाब नहीं दे पाएगी, तो विधायिका उसे क्या कर सकती है, भंग कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है, सरकार भंग हो सकती है। इसे कहते हैं क्या, कार्यकाल की अनिश्चितता। और एक और विशेषता है गोपनीयता। आपने कई बार सुना होगा कि जितने भी भारत के मंत्री होते हैं ये सब अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। भाई गोपनीयता की शपथ क्यों लेते हैं, कुछ छुपाना है क्या? जी हाँ, यहाँ पर कुछ छुपाने वाली बातें होती हैं। प्राइवेसी, गोपनीयता का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी मंत्री या प्रधानमंत्री है, सरकार होती है, इसे अगर कोई भी काम करना है और वो काम देश के लिए अभी फ़िलहाल गोपनीय रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उस बात को गोपनीय नहीं रखा गया तो वो देश के लिए कुछ संकट के रूप में आ सकता है। इसलिए यहाँ पर उस बात को तब तक गोपनीय रखा जाएगा और सभी मंत्री, सरकार के सभी मंत्री ही उस बात को गोपनीय रखने में सहायता करेंगे और उस बात को तभी ओपन किया जाएगा जब सरकार चाहेगी कि हाँ इस बात को ओपन अप कर दिया जाए। जैसे अभी हाल ही में GST नोटबंदी हुई थी हमारे देश में, जब नोटबंदी की बात रातों रात पता चली, तो ऐसा नहीं कि नोटबंदी की बात रातों रात पता चली तो ये पहले से प्लान नहीं था, ये सब पहले से प्लान था। लेकिन यहाँ पर इस बात को अगर पहले से उजागर कर दिया जाता, ओपन कर दिया जाता, तो नोटबंदी से हमें उतना प्रॉफिट, देश को उतना प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि लोग पहले ही अपने काले धन को जो है बाहर कर लेते हैं, जाली नोट बाहर हो जाते हैं। इसलिए जो बात देश में अप्लाई की जा रही है और उस बात को अगर गोपनीय रखना जरूरी है तो सभी मंत्री, सभी मेंबर्स यहाँ पर गोपनीय रखेंगे। अगर उस गोपनीयता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर, कोई भी मंत्री उस गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अब तक हमने जो बातें बताई ये संसदीय शासन प्रणाली की बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। अब इन विशेषताओं के बाद संसदीय शासन प्रणाली में अब हम जानेंगे संसदीय शासन प्रणाली के गुण, मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो गुण और विशेषताओं में क्या अंतर होता है,
और इन अगर गुणों को आप जानना चाहते हैं तो इस गुणों को, संस्कृति शासन प्रणाली के गुणों को मैं अगले लेक्चर में अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, अगर संस्कृति शासन प्रणाली की विशेषताएं आपको समझ में आई हों तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव देना चाहते हो वो आप हमें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम नंबर था जो मैंने आपको दिया था, उसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मोस्टली आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर ही सकते हैं। जो भी आपके सवालों के हम जवाब देंगे, आप पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संसदीय शासन प्रणाली के गुणों के बारे में बताएंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।